दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी। आज हम बात कर रहे हैं आरटीओ के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के नाटकीय सरेंडर और अदालत में उसकी पेशी की। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि रसूखदार अफसरों की काली कमाई का कस्टोडियन और बेनामी संपत्ति को ठिकाने लगाने वाला परिवहन विभाग का एक अदना सा सिपाही क्या इतनी अकूत संपत्ति जमा कर सकता है, और अब जब वो गिरफ्त में है तो वो कोई बड़ा खुलासा कर सकता है। क्या उसका सरेंडर किसी स्क्रिप्टेड नाटक जैसा नहीं लग रहा है? जी हां, एक सिपाही जो छापे की कार्रवाई के ठीक पहले फरार हो जाता है और दुबई में होने की खबरों के बीच 40 दिन फरार रहकर अदालत में जान का खतरा होने का आवेदन भी दे देता है। इस बीच अदालत में जाते वक्त उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। यह पूरा नाटक जो है ये किसी बड़े फिल्मी पर्दे की तरह लगता है। चार जांच एजेंसियों के रहते सौरभ शर्मा इतने दिन किसी की भी गिरफ्त में नहीं आ सका, और अब जब पकड़ा गया है तो जान को खतरा बता रहा है। चलिए मान लेते हैं, हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो, क्योंकि सौरभ शर्मा एक ऐसा तोता है जिसमें कई रसूखदार अफसरों और नेताओं की जान अटकी हुई है। अगर ये तोता मुंह खोलता है तो कई लोगों की जान आफत में आ जाएगी, तो जाहिर से है कि उसकी जान को खतरा होगा। ऐसे में पुलिस को क्या ये तय करना पड़ेगा कि उसे अदालत तक खुली सड़क पर पैदल चलाते हुए ले जाएं या सुरक्षा के बीच गाड़ी में लेके जाएं। दोनों में सुरक्षा की दृष्टि से बहुत फर्क है। अगर इनकम टैक्स और ईडी को यह पता करना है कि सौरभ शर्मा के घर और गाड़ी से पकड़ी गई करोड़ों की काली कमाई का हिस्सेदार कौन है, तो उसे सुरक्षा देनी होगी। और सौरभ को सड़क पर पैदल ले जाने की जो लापरवाही जांच एजेंसियों को ने की है, वो उनको भारी पड़ सकती है और यही काली कमाई के सौदागरों को सस्ती पड़ेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा के घर दफ्तर से मिले दस्तावेज और डायरी में कुछ नामों को लेकर सौरभ से पूछताछ हुई है। इनमें 3 नामों का खुलासा हुआ है, क्योंकि उस डायरी में टीएम, टीसी और बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। तो 3 नामों का खुलासा हुआ है जिनके इशारे पर सौरभ शर्मा काम करता था। डायरी में कोड वर्ड में काफी जानकारी मिली है, लेकिन वो पुख्ता नहीं है, इसलिए जांच एजेंसी ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं देंगी। जो भी जानकारी सामने आएगी वो अदालत के मार्फत ही होगी, और उस जानकारी पर विश्वास करना जो है वो अदालत के थ्रू ही होगा। ऐसे में सौरभ के ने किन किन लोगों का नाम लिया है, उसकी पुष्टि नहीं हुई हो या उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला हो, तो उन लोगों के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं जैसा हम सोच रहे हैं? ये तो जांच एजेंसियों को अपने तरीके से ढूंढना होगा कि कौन कौन लोग गोल्ड और कैश कांड में भागीदार हैं। आपको याद होगा कि लोकायुक्त पुलिस ने पिछली 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर छापा मारा था। छापे की कार्रवाई में लाखों रुपए की चांदी, करोड़ रुपए उसके घर से मिले थे। उसके बाद इनकम टैक्स ने एक गाड़ी पकड़ी थी जिसमें 52 करोड़ रुपए का सोना और 11 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। पूरे देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला यह बन चुका है। अब इस रिकवरी को लेकर कितने नाटक हुए हैं, इसकी जानकारी हम सबको है, आपको भी है। ऐसे में जांच एजेंसियों की साख पर काला धब्बा तो लग ही रहा है। अब कैश कांड में जो लिप्त रसूखदार हैं उनको बचाने के आरोप भी लग रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि आगे ये जारी रहे। जो सोना फार्म हाउस में पकड़ा गया वो कहां से लाया गया था? क्या वह दुबई का सोना था या ऑस्ट्रेलिया का था या फिर स्विट्जरलैंड का था? सोने पर जो मार्किंग है वो साफ तौर पर बताती है कि सोना स्मगल किया गया था। अब ये अलग गंभीर मामला है और इसमें शामिल लोगों की पड़ताल करना बहुत जरूरी है, जो कि डीआरआई कर रही है। तो ये सब जानकारी के बाद इसके बाद सौरभ के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 50 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए थे, और अब 2 दिन में और दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। इनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। ऐसा कह रहा है कि यह संपत्ति सौरभ के रिश्तेदारों, सहयोगियों और अस्थित अविरल कंपनी के नाम पर ली गई है। लेकिन जब जांच एजेंसियों ने इन संपत्तियों को लेकर सवाल किए तो सौरभ सिर्फ एक ही रटा रटाया जवाब दे रहा है कि ये संपत्तियां उसकी नहीं है। सौरभ शर्मा के साथ गिरफ्तार हुए उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल ने जब इन लोगों से जब अलग अलग पूछताछ की गई तो इन लोगों ने सभी संपत्तियां सौरभ शर्मा की होना बताया। तो इन लोगों ने साफ पल्ला झाड़ लिया है। अब जब सौरभ शर्मा ने अदालत में सरेंडर करने की एप्लीकेशन दी तो यह सवाल उठता है कि इन 40 दिनों में वो कहां गया था। कहते हैं कि वो दुबई में था, कुछ कहते हैं कि वो उत्तराखंड में था, लेकिन वो भोपाल कब और कैसे पहुंचा? क्या शहर की सीमा में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर पुलिस की निगरानी नहीं थी ताकि उसको पकड़ा जा सके? कहते हैं कि सौरभ उसके घर वालों से, उसके वकीलों से लगातार संपर्क में था। क्या पुलिस को उसके कॉल डिटेल्स और उससे जो संपर्क में था उसके आधार पर लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकती थी?
पर जांचकर्ताओं ने उसे पूरा वक्त दिया, देश से भागने का भी और लौट के वापस आने का भी। हम ये कह सकते हैं कि एक पूर्व सिपाही जो 7 साल सिपाही रहा, उसके बाद उसने रिटायरमेंट ले लिया और आरटीओ के लिए, परिवहन विभाग के लिए कटर का काम करता रहा, वो काले धंधे और काले धन की बरामदगी होने के बाद कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है। तो ये जान को खतरा किससे है, उसको ये बताना चाहिए, साफ साफ कहना चाहिए। अगर बता देगा तो ज्यादा बेहतर होगा, जांच शुरू होगी, छानबीन होगी। पुलिस ने भी सौरभ शर्मा को लेकर अदालत में एक तरह से यह आश्वासन दिया है कि उसे हम सरकारी दामाद बनाकर रखेंगे। तो काले धन की उगाही में एक तरह से उसने कई नेताओं अफसरों के साथ मिलकर उनकी काली कमाई को ठिकाने लगाया, उनके लिए काम किया, और अब जब ये भ्रष्टाचार के सब मामलों में पकड़ा गया तो सरकारी दामाद भी बनेगा। ये जानकर आप पर क्या बीतती होगी, आम जनता पर क्या बीतती होगी, उनका मन क्या कहता होगा कि काली कमाई करने वालों को बचाने के लिए हर कोई तैयार रहता है। तो जांच एजेंसियों पर ये सवाल जरूर उठते हैं। सूत्रों के हवाले से जो सबसे अहम जानकारी निकल सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है और यह पता भी चला है कि सौरभ शर्मा ने देश विदेश में काफी पैसा लगाया है या उससे लगवाया गया है। दुबई में 150 करोड़ रुपए की कोठी, कई जगह प्लॉट्स, वेयर हाउसेस, ठेके और निवेश। ये तो साबित करता है कि काली कमाई का धंधा बड़े जोर शोर से चल रहा था। पर इसमें और कौन कौन से किरदार सामने आएंगे, यही जांच में साबित हो सकेगा। इस विषय को लेकर आपके पास अगर कोई जानकारी हो तो हमसे जरूर शेयर करें। इस विषय पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, हम इस विषय को उठाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।